हम लोग आज 10 क्लास में मुद्रा और साख पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, फर्स्ट वीडियो मैं डाल चुकी हूँ जिसमें हम लोग पढ़े मुद्रा और साख। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय के माध्यम कैसे है इसको हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा बता दे रही हूँ आप लोगों को। मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा के रूप में कोई भी व्यक्ति मुद्रा के बदले वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है, अर्थात आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उनके पास उपलब्ध मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मुद्रा जो है वो विनिमय प्रणाली की दोहरी आवश्यकता की समस्या को भी दूर करता है। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े कि किस तरह से एक व्यक्ति अपना जूता बेचना चाहता है और उसे गेहूं की आवश्यकता है। तो इसको अब हम लोग लंबा नहीं करेंगे, पीछे का बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। फिर हम लोग उसमें करेंसी के बारे में भी पढ़े, तो थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ आपको कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा या शासक जो होते थे वो सोने चांदी और धातु के सिक्के को ढालते थे और उससे अपनी वो शक्ति भी प्रदर्शित करते थे। जो ज़्यादा धनवान थे वो सोने की सिक्का ढालते थे, चांदी के, इस तरह से वो लोग अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। नोट यानी कि रुपया का प्रचलन कब हुआ? ये 1940 और 45 के बीच में शेरशाह सूरी ने रुपया नाम दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आरबीआई इसका गठन 1935 में मुद्रा का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया गया था। भारत में 1 अप्रैल 1935 से मुद्रा का प्रचलन आरबीआई ने किया। भारत में 2 जगह रुपया छापा जाता है, नोट। एक है देवांश जो एमपी में पड़ता है और दूसरा है जहाँ पे न्यूनतम मुद्रा प्रणाली छापी जाती है, और दूसरा छापाखाना है महाराष्ट्र के नासिक में जहाँ करेंसी में छापा जाता है। बच्चों, इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि आप लोग का 11th में जाकर इसको डिटेल में पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। किसान जो हैं या छोटे कारोबारी जो हैं वो किसी व्यापारी या साहूकार या अपने मित्र से ऋण लेते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक है औपचारिक तथा दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्रों में कौन आ जाता है? बैंक आ जाते हैं और सहकारी समितियां, इसको अंडरलाइन कीजिए बच्चे। ये औपचारिक क्षेत्र में आता है, सहकारी समितियां और बैंक आते हैं। और अनौपचारिक क्वेश्चन आता है औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर स्पष्ट करने के लिए, और अनौपचारिक में आ जाते हैं साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आरेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ से ऋण लेते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र से वो लोग ऋण लेते हैं, साहूकार से, रिश्तेदार से, व्यापारी से, दोस्त से, अन्य से, क्योंकि वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आसानी से ऋण चाहिए। और बैंक जो है वो ऋण देने में बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करता है, कानून के थ्रू देता है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन कानूनों के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये लोग अनौपचारिक रूप से ऋण लेते हैं। ज़्यादातर साहूकार से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं, कुछ लोग रिश्तेदार से भी लेते हैं, दोस्त से भी लेते हैं। तो ये साहूकार और व्यापारी जो है वो उनसे बहुत अधिक ब्याज लेता है।
और वो ब्याज देने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको आसानी से ऋण मिल जाता है, क्योंकि गांव के लोगों को सब एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, इसलिए ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्रामीण लोग जो हैं वो बैंक के झंझट में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि बैंक एक तो गारंटर मांगता है, ऊपर से बहुत कागजी कार्रवाई करता है, या तो उसे कोई चीज़ को गिरवी भी रखना पड़ता है, अपने घर के कागजात या खेतों की कागजात। तो किसान इसीलिए सबसे सरल उपाय उन्हें लगता है अनौपचारिक रूप से वो ऋण लेते हैं, किसी साहूकार से, व्यापारी से या रिश्तेदार से। तो आप लोग समझ गए कि औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है। औपचारिक में आ जाएगा बैंक और सहकारी समितियां, और अनौपचारिक में आ जाएगा साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है, यानी 15% वो अपने पास रखता है, ताकि वो किसी जमाकर्ता को ज़रूरत हो तो उसे दे सके। न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले सिर्फ व्यवसायियों या व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं दे रहा है, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीक़ों से अपने पैसे भी वापस लेने से कोई रोकने वाला नहीं होता है। क्या करते हैं साहूकार या व्यापारी, अगर कर्जदाता जो है वो अगर समय पर उसे ब्याज नहीं देता है, पैसे नहीं चुकाता है, तो उनके घर के कागजात ले लेते हैं, या घर ले लेते हैं, या ज़मीन लिखवा लेते हैं, या उनके पास अगर कोई पशु है, बैल गाय है, तो उसे भी ले लेते हैं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, और अनौपचारिक में ब्याज भी अधिक लेते हैं साहूकार और व्यापारी लोग। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। पीछे हम लोग ने कहानी पढ़ी है, कहानी के माध्यम से देखा है इसको। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के बारे में भी देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंसता चला जाता है। वो कृषि कार्य के लिए ऋण लिया है और फसल अच्छी नहीं हुई, मानसून समय पर नहीं आया, बारिश नहीं हुई, तो कृषि नहीं होने के कारण वो समय पर ब्याज नहीं चुका पाता है, और इस तरह वो ऋण के जाल में फंसता चला जाता है। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके लिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार भी कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं, या वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सरकार बहुत सारे ऐसे योजना चलाई है कि जो नवयुवक गांव में पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, शिक्षित नवयुवक जो बेरोजगार बैठे हैं, वो बैंक से कर्ज लेके 25,000 तक का कर्ज सरकार देती है पढ़े लिखे लोगों को, नवयुवकों को कोई भी रोजगार करने के लिए। औपचारिक और अनौपचारिक
से क्या मिलता है। देखिए आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। तो हम लोग देखें कि शहर के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, बैंक से ज़्यादा कर्ज लेते हैं। यह देखिए यहाँ गरीब परिवार है ना, ये 85% ये अनौपचारिक क्षेत्र से लेते हैं। ये है कम संपत्ति वाले परिवार, ये 53%, ये भी किसी व्यापारी या साहूकार के पास जाते हैं। समृद्ध परिवार ये बैंक के पास ज़्यादातर जाते हैं। अमीर परिवार ये भी बैंक के पास जाते हैं, क्योंकि इनके पास ठोस कागजात होते हैं जो वो बैंक के पास गिरवी रख के बैंक से पैसे ले सके। आइए देखें इधर आरेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक यानी कि किसी व्यक्ति से, साहूकार या व्यापारी से जो लेते हैं। इसकी तुलना में शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देख सकते हैं, अमीर परिवार बहुत कम जो है वो किसी व्यापारी या साहूकार से लेते हैं, नहीं के बराबर। वो लोग क्या करते हैं, 10% सिर्फ इधर उधर से लेते हैं। लोग 90% बैंक से ही कर्ज लेते हैं। उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस सब से क्या पता चलता है, पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें वो कहाँ से लेते हैं, अनौपचारिक स्रोतों से। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें भी बहुत अधिक होती है, और यह उधार ऋणदाताओं की, जैसा कि हम लोग अभी पीछे भी बताई हूँ मैं कि किस तरह से अनौपचारिक क्षेत्र के लोग जो हैं वो अधिक ऋण वसूलते हैं लोगों से, क्योंकि उस साहूकार या व्यापारी से ऋण लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और वो अधिक ब्याज पर उनको पैसे देते हैं। आय बढ़ाने का काम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है, और सरकार को ज़रूरत है कि ग्रामीण बैंक खोला जाए, सहकारी समितियां बैंकों की तरफ भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाए, ताकि गांव के लोग इसका लाभ उठा सके और वो अनौपचारिक स्रोत से कम पैसा ले। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। अगर सब लोग को नहीं मिलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ग्रामीण बैंक खोलने और सहकारी समिति का, क्योंकि फिर तो लोग अनौपचारिक स्रोत से ही पैसा उठाएंगे। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और वो गांव से बैंक भी दूर होता है, और बार बार वो दौड़ना नहीं चाहते हैं बैंक में। एक बार में ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, उसके लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, बिचौलिए का भी सहायता लेना पड़ता है बैंक से ऋण लेने के लिए। तो इन झंझटों में ग्रामीण लोग नहीं पड़ना चाहते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इसलिए वो अनौपचारिक क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद भी नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है।
ऋणाधार यानी कि ऋण उपलब्ध कराने वाला, मतलब कोई उसके पास ऐसा सामान हो जिसको वो गिरवी रख सके, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, एक दूसरे को लोग जानते हैं कि गांव के होते हैं या अगल बगल गांव के होते हैं, इसलिए जान पहचान होने के कारण वो ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास वो जा सकता है, लेकिन महाजन ब्याज की दरें भी बहुत ऊंची रखता है, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं कर पाते हैं, निर्धन कर्जदारों को तंग भी करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। गांव में या शहरों में भी गरीब लोगों की बस्तियों में भी लोग महिला संगठन चला रहे हैं, जो रोज़ 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये वो जमा करती हैं और जिस व्यक्ति या जिस महिला को कर्ज की आवश्यकता होती है वो उस सहायता समूह से कर्ज ले सकती है। जो नियमित रूप से एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार के द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। अगर बचत अधिक हो जाती है तो ये समूह जो है वो बैंक से भी ऋण दिला सकता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें यानी बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु संपत्ति इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि वो छोटी छोटी बचत से इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि वो कोई भी अगर समूह के सदस्य वहाँ से कर्ज लेना चाहें तो ले सकते हैं और बहुत कम ब्याज दर पर दिया जाता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाया तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता, यानी कोई गारंटर नहीं होता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में भी मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में भी मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच भी मिल जाता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर भी आपस में चर्चा कर पाती हैं। तो सरकार बहुत तरह से गरीबों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी देश में
कम हो, और लोग महिला संगठन के रूप में भी बहुत सी सुविधाएं दी जा रही है महिलाओं को, ताकि वो एकजुट हो, सिलाई सीखे, बुनाई सीखे और अपने पैरों पर वो आत्मनिर्भर हो सके। अब है यहाँ देखिए बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। ग्रामीण बैंक के अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो बांग्लादेश के 40,000 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं इसमें, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में भी सक्षम है। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध करा जा सकता है, तो लाखों छोटे लोग जो हैं वो अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, देश का भी विकास होगा। इस चैप्टर का सारांश है बच्चों, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर है उसको मैं बाद में आप लोगों को करा दूंगी। तो धन्यवाद बच्चों, वीडियो देखिए और इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि मैं अगला वीडियो भेजूँ तो उसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाए। और पढ़िए अवश्य बच्चों, वीडियो भी अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार करती हूँ, इसलिए इसे ज़रूर देखें और चैप्टर को पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो चैप्टर के बीच से ही होंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।